एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाइस, वो है मेरा कॉमर्स पेपर 2 की जो सीरीज़ चल रही है उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, या मैं बोल सकती हूँ NBFCs। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। 2020 के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन आया हुआ था इस टॉपिक से, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या कंपनीज़ कौन सी होती हैं, बैंकिंग कंपनीज़, या मैं बोल सकती हूँ कि बैंक से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ किस तरीके से अलग हैं, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस क्या होती है NBFCs। देखिए, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताने की कोशिश करूँ आपको, सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि ये कंपनीज़ एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर की जाती हैं। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ वो कंपनीज़ हैं जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया है 1956 के अकॉर्डिंग, अंडर द एक्ट 1956। ठीक है, और RBI के 1934 एक्ट के अंदर ये आती हैं। ठीक है, ये ऐसी कंपनी है, या मैं बोल सकती हूँ ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो एक तरीके से पैसे का लेन देन करते हैं, लेकिन ये बैंक नहीं है। ठीक है ना, अगर बैंक की बात की जाए ना तो बैंक ये नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना होगा ये बैंक नहीं है। ये एक ऐसी फाइनेंस कंपनी है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करती है, बट एक बैंक नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें ना सिंपल वर्ड्स में, तो आपको आप सभी को पता होगा कि बैंक जो है ना वो आपकी मूवेबल और आपकी इमूवेबल दोनों ही तरह की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन अगर हम बात करें ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की बात करें, तो एक ऐसी कॉरपोरेशन है, एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल आपकी प्रॉपर्टी के अंदर क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन से बिजनेस हैं जिनके अंदर ही काम करती है। तो लोन एंड एडवांस का काम करना, एक्वायर करना शेयर एंड स्टॉक्स को, डिबेंचर्स को, सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, जो इशू की जाती हैं आपकी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ के थ्रू। कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी जैसे कि लीजिंग, हायर परचेजिंग, इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, चिट बिजनेस, चिट फंड वगैरह हमारे जो होते हैं, या मैं बोल सकती हूँ म्यूचुअल फंड्स। बट अगर बात की जाएगी ना, याद रखिएगा, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन किसी भी तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज़ बोला गया है। ठीक है, और किसी तरह की कोई भी सर्विस जिसको आप सेल या परचेज करते हो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नहीं करती है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूँ तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या है? एक ऐसा बैंक है, एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी है जो बैंक की तरह ही काम करती है लेकिन एक बैंक नहीं है। ठीक है, एक ऐसी कंपनी जो लोगों से पैसा जमा करती है और आपको एक तरीके से क्या करती है, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, या एक तरीके से आपको दे देती है पैसा एज ए लोन। ठीक है, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और बैंक में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का ना कंसोलिडेशन अंडर द कंपनीज एक्ट होता है 1956। जबकि अगर हम बात करते हैं ना बैंक का, तो बैंक का रेगुलेशन कौन से एक्ट के अंदर होता है? 1949 के अंदर। सेकंड, अगर हम बात करते हैं बैंक्स का, तो बैंक के अंदर ना कुछ सेटलमेंट, या हम बोल सकते हैं पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम होते हैं जिनको आप जानते होंगे, आपने सुना होगा RTGS होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, और आपका नेफ्ट होता है। ठीक है, ये आपने सुने होंगे। ठीक है, लेकिन NBFC के अंदर किसी तरह का कोई भी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं होता है, और ना ही ये किसी तरह का कोई भी चेक को ड्रॉ कर सकती हैं, और ना ही ये एक तरीके से उसको, ना ही ये कस्टमर्स को किसी तरह का कोई भी चेक इशू कर सकती हैं और ना ही ड्रॉ कर सकती हैं। ठीक है, अनलाइक बैंक इनके पास किसी तरह की कोई भी इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। जो डिपॉजिट आप करते हो इनके पास, या मैं बोल सकती हूँ कि जो पब्लिक डिपॉजिट होता है उन पर किसी तरह का कोई भी इंश्योरेंस फैसिलिटी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। जबकि बैंक के अंदर आपने सुना होगा DICGC, जो कि RBI की एक क्या है, RBI की ही एक बॉडी है DICGC। ठीक है, ये बैंक के अंदर जो है वो एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपनी। उसके बाद हम बात करते हैं NBFC में। अगर मैं बात करूँ ना आपको, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब कि FDI का कितना प्रपोर्शन है? 100%। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में आप 100% तक की जो है वो FDI कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक में, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर कितना है? 49%, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर है आपका 20%। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें पता है बैंक्स के अंदर क्या होता है कि आपको CRR SLR, कैपिटल रिजर्व रेशो, और आपका हम बोल सकते हैं SLR क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, CRR कैश रिजर्व रेशो, और आपका SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये आपको मेंटेन करनी ज़रूरी होती है। जबकि अगर हम बात करें ना आपकी NBFC के अंदर, तो किसी तरह की कोई भी जो है CRR और SLR आपको जो है एक तरीके से आपको रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बैंक नहीं है। बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, जबकि NBFC नहीं करते हैं। बैंक को NBFCs को अलाउड नहीं है। बैंक जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं ट्रांजैक्शन फैसिलिटी, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ट्रैवलर चेक दे देना,
ट्रांसफ़र ऑफ फंड, जबकि एनबीएफसी इस तरह की कोई भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करती है। तो आप कहेंगे कि अब इनकी ज़रूरत क्या है, फिर ऐसी ये कौन सी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही होती है। तो फंक्शंस क्या हैं एनबीएफसीज़ के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ फैक्ट हैं एनबीएफसीज़ के बारे में कि एनबीएफसीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि ऑल एनबीएफसीज़ कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, किसी तरह का पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का राइट हर एक एनबीएफसी पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन एनबीएफसीज़ पे है जिनको रजिस्टर किया गया है आरबीआई के अंडर और जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है। दूसरा, जो आपके एनबीएफसीज़ हैं ना, आरबीआई के नाम पर कोई भी एनबीएफसी किसी तरह का कोई भी बिजनेस जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकती। तीसरा, अगर आरबीआई रिजेक्ट कर दे आपके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को, तो एनबीएफसी किसी तरह का कोई भी फ्रेश डिपॉजिट ना तो एक्सेप्ट कर सकती है और ना ही रिजेक्ट कर सकती है। ये सारे के सारे फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं एनबीएफसीज़ के लिए। उसके बाद एनबीएफसी किसी तरह का कोई भी डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड पर एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। मैं बोल सकती हूँ कि एनबीएफसी कोई भी ऐसा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी जो रीपेबल ऑन डिमांड हो। कहने का मतलब ये है कि आपसे अगर कोई भी पैसा लेने आया तो आपने उसको हैंड ओवर कर दिया, ऐसा किसी तरह का कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी एनबीएफसी। ठीक है। द डिपॉजिट विच एनबीएफसी आर नॉट इंश्योर, मैंने अभी आपको बताया डीआईसीजीसी किसके लिए काम करती है, बैंक के लिए, लेकिन एनबीएफसी के लिए नहीं करती है। जो भी डिपॉजिट आप कराएंगे एनबीएफसी किसी तरह का कोई भी इंश्योरेंस फैसिलिटी उस पर आपको नहीं देगा। ठीक है। अब बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई ना गारंटी नहीं देगा आपके रीपेमेंट ऑन डेब्ट की, क्योंकि आरबीआई एक तरीके से इसकी सपोर्ट में होता है, क्योंकि आरबीआई से इसको वैलिड सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन आरबीआई किसी तरह की कोई गारंटी नहीं देता है अगर आप एनबीएफसीज में अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं। तो एनबीएफसी आपका जो अमाउंट है उसको, जो आपका डिपॉजिट है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेगा या रिन्यू करेगा कितने टाइम पीरियड के अंदर, 12 मंथ, और मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, 60 मंथ। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये ना ज़रूरी है, कंपलसरी है एनबीएफसीज के लिए कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना है अपना आरबीआई के अंदर। और कौन सा सेक्शन के अंदर, सेक्शन 45I आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। बहुत ज़रूरी होता है हर एक एनबीएफसी के लिए कि वो मेंटेन करे कितना, जो आपका एनबीएफसी है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनको अपने नेट प्रॉफिट का 20% मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, अपने डिविडेंड डिक्लेरेशन से पहले। आरबीआई आस्क इन्फॉर्मेशन, कहने का मतलब है आरबीआई जो है ना, वो किसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी बिजनेस जो उनका चल रहा है उसको किसी तरह की कोई भी चेकिंग जो है वो कर सकता है। एनबीएफसी क्या कर सकती है कि एनबीएफसी को ना इंडिया में कम से कम कितने परसेंट का कहा गया है, सिक्योरिटीज़ का एटलीस्ट 5% इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम आपकी जो रेट होगी ये बढ़ाई भी जा सकती है, ये घटाई भी जा सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि क्या एनबीएफसी को किसी तरह की कोई भी ओम्बुड्समैन स्कीम, ये ओम्बुड्समैन स्कीम क्या होती है, आरबीआई के जो एक तरीके से कोई भी अगर किसी तरह के कस्टमर के साथ किसी तरह का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, तो उनके लिए एक ओम्बुड्समैन स्कीम होती है उनके डिस्प्यूट्स को सुनने के लिए। ठीक है ना, उनकी बातों को सुनने के लिए। तो ओम्बुड्समैन जो स्कीम है ना, उसकी जो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कंप्लेंट्स के लिए होती है। ठीक है, एनबीएफसीज को किसी तरह की कोई भी ओम्बुड्समैन स्कीम नहीं दी गई है आरबीआई की तरफ से। अब इम्पॉर्टेंट आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए, अब क्वेश्चन में क्या था, देखिए क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। पूछा गया था कि एनबीएफसी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। देखिए सबसे पहला बोला गया है ऑल एनबीएफसी शुड बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। बोला गया था कि सारे के सारे एनबीएफसी शुड बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। उसके बाद बोला गया था एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। क्या डिमांड डिपॉजिट, फंक्शन किसका है डिमांड डिपॉजिट? बैंक का है। क्या एनबीएफसी करती है? जी नहीं। उसके बाद एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। मैंने बताया आरटीजीएस और नेफ्ट किसके अंदर है? बैंकिंग के अंदर है, लेकिन एनबीएफसी के अंदर नहीं है। ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, डीआईसीजीसी की जो फैसिलिटी थी, इंश्योरेंस फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है आपको? बैंक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एनबीएफसी प्रोवाइड नहीं करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया? A B C D। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पूरा का पूरा टॉपिक।